आज का युवा गांव से शहर की ओर भाग रहा है। वो प्राकृतिक कृषि करना नहीं चाहता, कृषि ही नहीं करना चाहता। प्राकृतिक कृषि को अगर कोई किसान अपनी आय का साधन बनाना चाहता है, विशेषकर युवा वर्ग, लेकिन एक प्रॉपर ट्रेनिंग, उन्होंने आपकी वीडियो सुन के काफी कुछ शुरू किया है, पर प्रॉपर ट्रेनिंग कहाँ से? आज की परिस्थितियों में परफेक्ट लाइफस्टाइल क्या हो सकता है? क्या मतलब गेहूं और चावल ही बीमारियों की एक वजह है? नमस्ते, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का ऋषि दृष्टि की इस खास पहल विविधा के मंच पर। आज हमारे साथ उपस्थित है माँ भारती को समर्पित प्राकृतिक कृषि को जन जन की आवाज बनाने वाले, प्राकृतिक व नैसर्गिक जीवन शैली के अप्रतिम उदाहरण, महाराष्ट्र व गुजरात के यशस्वी राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद श्वेता जी। आचार्य जी, आपको बताए चलूं कि ऋषि दृष्टि की ये यात्रा अब एक नए मुकाम पर पहुंच गई है, जहां हम दर्शक श्रोताओं को डायरेक्ट विषय विशेषज्ञों से जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसी श्रृंखला में आज हम प्राकृतिक कृषि और प्राकृतिक स्वास्थ्य से संबंधित उनके सभी प्रश्नों को आपके समक्ष रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपसे हुई इस चर्चा के बाद उनकी उम्मीदों को एक नई किरण मिलेगी, उनकी जिज्ञासाओं को एक शांति मिलेगी। आचार्य जी, आज का पहला सवाल मीनाक्षी जी की तरफ से है, जो कि बिहार से हैं, कि आज का युवा गांव से शहर की ओर भाग रहा है। वो प्राकृतिक कृषि करना नहीं चाहता, कृषि ही नहीं करना चाहता। इसकी वजह क्या है और उनको हम प्रेरित कैसे करें? श्वेता जी, सबसे पहले मैं ऋषि दृष्टि के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं कि उन्होंने इस चैनल के माध्यम से कई नए सवाल पूछे हैं, जिनका सार्थक और उचित उत्तर में देने का प्रयास करूंगा। मीनाक्षी जी ने जो प्रश्न किया है कि आज के युवा कृषि को छोड़ रहे हैं और उनका शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है, निश्चित रूप से उन्होंने जो सवाल किया है यह पूरे देश में एक चिंता का विषय बना हुआ है। बिल्कुल। प्रतिदिन हजारों किसान खेती को छोड़ रहे हैं और उसका कारण ये है कि इस समय जो रासायनिक खेती किसान कर रहे हैं वो दिन प्रतिदिन घाटे का सौदा बन रही है, क्योंकि रासायनिक खेती में इनपुट्स बाहर से लाया जाता है। उसमें यूरिया बाहर से आता है, डीएपी बाहर से आता है, जंतुनाशक आती हैं, अनेक तरह के खाद जो हैं डॉक्टर्स साइंटिस्ट बताते हैं वो बाहर से आते हैं। अब इनमें से कुछ भी चीज किसान घर में तैयार नहीं करता, उसे जेब से पैसा देके पहले इन सब को खरीदना पड़ता है। बिल्कुल सही। और फिर खेती 6 महीने में एक फसल तैयार होती है, वो आए ना आए, यदि प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो कई बार वो नष्ट भी हो जाती है। इधर तो किसान ने सब कुछ कर्जे पे पहले उठा लिया और समय पे उसकी फसल से उचित मूल्य नहीं मिला तो वो कर्जे में डूब जाता है और किसान फिर इससे बाहर आ नहीं सकता। ऐसी स्थिति में वो रास्ता वो ढूंढता है जिससे उसकी स्थायी पक्की इनकम का रास्ता बने। वो कोई रोजगार दूसरा देखता है, व्यवसाय दूसरा करता है। कृषि में लोग अच्छी तरह यदि प्राकृतिक खेती को समझेंगे तो उनकी समझ में आएगा कि प्राकृतिक कृषि घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि श्वेता जी इसमें कोई भी इनपुट्स बाहर से किसान को नहीं लाना पड़ता। अच्छा। इसमें किसान के घर में देसी गौ माता होनी चाहिए, उसके गोबर और गौमूत्र से प्राकृतिक खेती होती है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो भी प्राकृतिक कृषि की तरफ बढ़ना चाह रहा है, पहले एक अनिवार्य नियम है कि उसके पास गौ तो हो। हाँ, देसी गौ माता, भारतीय नस्ल की। इस देश में अलग अलग प्रांतों में एक युग था, लगभग 55 तरह की भारतीय देसी नस्लें थी अपने देश में। अब वो धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। अभी कितनी है? अभी जो लगभग मिलता है 40 के लगभग मिलती हैं। उन सभी देसी गायों में गोबर और गौमूत्र की गुणवत्ता लगभग बराबर है, सब में एक जैसी है। और देसी गाय के गोबर में जो सूक्ष्म जीवाणुओं की मात्रा है वो मैं पहले भी दर्शकों को बता चुका हूँ। उसमें 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु 1 ग्राम गोबर में, और किसी भी देसी गाय के? किसी भी देसी गाय में।
और जब गाय दूध नहीं देती है जिन दिनों में, उन दिनों ये सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या और भी बढ़कर 500 करोड़ तक हो जाती है। क्योंकि जो दूध के तहत उसको बाहर देना जी। होता है वो गोबर में मिल जो रहा है। दूध में उसकी शक्ति व्यय होती है, अब वो दूध नहीं देती तो सूक्ष्म जीवाणु ज्यादा बनते हैं। और उसके गोमूत्र की गुणवत्ता भी अद्भुत है, उसमें सभी तरह के खनिज हैं। और साइंटिस्ट ने, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने रिसर्च कर दी है अनेक यूनिवर्सिटीज में, उसमें पाया कि गोमूत्र में खेत में किसी भी तरह के रोगों के बचने का सफल उपाय है। सब बीमारियों का इलाज है उसमें। गोमूत्र का प्रयोग करेंगे तो बचेंगी ही नहीं बचेंगी बीमारियां। नहीं, वो स्वाभाविक रूप से वो ऐसा भगवान ने गुण उसको दिया कि वो उससे नहीं बचेंगी। और दूसरा, हम केवल प्राकृतिक खेती में 2 घटक तैयार करते हैं खेती के लिए। एक का नाम है जीवामृत जीवामृत और एक का नाम है घन जीवामृत। 2 मुख्य रूप से ऐसी चीज हैं जो धरती में सूक्ष्म जीवाणुओं को बढ़ाने का काम करती हैं। इसमें हमें गुड़ चाहिए थोड़ा सा, 1 एकड़ में 1.5 से 2 किलो, और 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन चाहिए। अब ये दोनों ही चीज किसान के खेत में पैदा होती हैं। गन्ने से गुड़ बनता है और दाल खेत में पैदा होती है। ये तो किसान खेत में करके लोगों को सप्लाई करता है, लाने की क्या जरूरत है, बाहर से नहीं लाना है। जी। मीनाक्षी जी ने प्रश्न किया, उसका उत्तर ये है कि उनको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा सभी किसान साथियों को, एक तीसरी खेती है जैविक खेती, जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग से जाना जाता है, जो आजकल बहुत पॉपुलर जो आजकल सरकारों ने जिसका प्रचार किया। वो भी खेती महंगी है, उसमें उत्पादन पूरा मिलता नहीं, खर्चा कम होता नहीं, मेहनत कम होती नहीं। लोग अक्सर प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को एक ही माने बैठे हैं, जब हम लोग भी। जी बिल्कुल सही। ये लोगों ने मन से बिल्कुल स्पष्ट रूप से जानना पड़ेगा कि प्राकृतिक खेती सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती है, जो कि उसे गोबर में मिलेगा। गोबर में तो मिलता है, केवल देसी गाय के में ज्यादा, बाकी में भी है लेकिन बहुत कम मात्रा में। जैसे हॉस्टन फ्रीजन गाय है, जर्सी गाय है, उसमें उन सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या 1 ग्राम में 75 से 78 लाख है, जबकि देसी गाय में 300 से 500 करोड़ है, उतने में इतना अंतर है। तो जो जैविक खेती है उसमें गोबर की खाद बहुत डालनी पड़ती है, वो गोबर की खाद पे आधारित ज्यादा है। इस समय देश में ना तो इतना पशुधन बचा है, बिल्कुल नहीं बचा, और इतनी ज्यादा गोबर की खाद जब हम डालते हैं तो उसमें मीथेन जैसी गैसेज पैदा होती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। तीसरा, जब ज्यादा गोबर की खाद खेत में पड़ेगी तो उसमें खरपतवार, वीड्स इतना पैदा होगा कि किसान को निकालने के लिए बहुत लेबर, पैसा खर्च करना पड़ता है। जबकि प्राकृतिक खेती में गोबर ट्रॉली की ट्रॉली नहीं डालने पड़ते, केवल एक बार 2 साल किसान ने मेहनत करनी पड़ेगी। वो क्योंकि हमने अनेक यूनिवर्सिटीज में, जैसे गुजरात में मैं इस समय हूं, तो वहाँ 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो रासायनिक पद्धति से चलती हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने एक प्राकृतिक विज्ञान यूनिवर्सिटी स्थापित की है। उसमें केवल प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग चलती है। ये भारत की और विश्व की पहली प्राकृतिक यूनिवर्सिटी जो गुजरात में बन के तैयार है, और उसने अपना काम शुरू कर दिया है। किस डिस्ट्रिक्ट में है जी? ये हलोल तालुका है, वहाँ पर ये है। प्राकृतिक खेती यदि युवा करता है, किसान करता है, तो इसमें तो खर्चा है ही नहीं, न के बराबर है। जो किसान गुड़ घर पे नहीं बनाता, दाल नहीं बनाता, वो खरीद सकता, वो कितना महंगा, ज्यादा महंगा नहीं है। लेकिन ये रासायनिक जो जंतुनाशक है, ये तो छोटी सी डिब्बी हजारों रुपए में मिलती है, और यूरिया डीएपी पर यदि सरकार सब्सिडी ना दे तो बहुत महंगा है। आज जो डाई है डालते हैं किसान खेत में, वो लगभग 3000 रुपए का एक बैग भारत सरकार को पड़ता है, और भारत सरकार सब्सिडी देके किसान को 300 रुपए में देती है। इसलिए किसान ये डाल पा रहा, नहीं तो ये बहुत महंगी खेती तो और भी ज्यादा महंगी हो जाएगी। किसान के लिए जितना महंगा है उतना ही सरकार के लिए भी महंगा। हाँ, किसान सरकार को, श्वेता जी, पिछले वर्ष में लगभग
2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए का ये यूरिया डीएपी विदेशों से खरीदती है हर वर्ष, और किसान को सब्सिडी पे देती है। अब 2-2.5 लाख करोड़ कितना बड़ा अमाउंट, इतना पैसा देश के विकास में लगे तो कितना हम आगे बढ़ेंगे। और दुर्भाग्य की बात यह है कि वो एक प्रकार का जहर है, पैसे देते हैं और जहर खरीदते हैं। पैसा खर्च भी हो रहा है तो जहर के लिए, जहर के लिए, और वो धरती माँ को जहरीला करते हैं। सही बात। फिर धरती में जो भी हम फल फूल साग सब्जी जो भी पैदा करते हैं वो जहर सभी उन्हीं में जाता है और उनके द्वारा लोगों के शरीर में जाता है। उससे लोग बीमार होते हैं, फिर वो अस्पताल में जाते हैं, फिर पैसा लगता है। सही बात। तो ये ऐसा चक्रव्यूह है। यदि प्राकृतिक खेती हो जाए तो ये जो पैसा खेती से भी 10 गुना ज्यादा हमारे स्वास्थ्य पर खर्च होता अस्पतालों के बनाने में, दवाइयों में, वो बंद हो सकता है। और बीमारी में जो लोगों का समय बर्बाद होता वो बचेगा, और निराशा जो आती है, निराशा हताशा वो बचेगी, और देश का वो परिवार का समाज का काम करेगा तो कितना देश आगे बढ़ेगा। क्या बात है। तो मैं निवेदन करूंगा किसान भाइयों से कि आप खेती की ओर लौटिए, लेकिन प्राकृतिक खेती की ओर, क्योंकि इसमें आपकी धरती की गुणवत्ता बढ़ेगी, पर्यावरण बचेगा, 50% पानी बचेगा, लोगों का स्वास्थ्य बनाने में आपका योगदान होगा, पुण्य मिलेगा। इससे देसी गौ माता पुनः उसका संवर्धन होगा और देश का धन इससे बचेगा और किसान की आय इससे बढ़ेगी। क्योंकि अब हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दांतेवाड़ा गुजरात में, एक जूनागढ़ में है, एक आनंद में है और एक नवसारी में, चारों ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ने पिछले 3 साल में लगातार रिसर्च किया और उन्होंने स्पष्ट रूप से अपना रिसर्च छपवा दिया है, जिसमें उन्होंने कहा प्राकृतिक खेती में उत्पादन कम नहीं होता। ओके। अब इसमें उत्पादन तो कम नहीं होगा और लागत इसमें न के बराबर है, तो आय अपने आप बढ़ेगी किसान। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी दर्शक श्रोतागण हमारे ऐसे ही अपने सवालों को हमारे साथ रखेंगे, जिससे कि हम विषय विशेषज्ञों की राय के साथ आपकी जिज्ञासाओं को शांत कर पाए। आज के लिए आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।